हम लोग शुरू करते हैं। आज हम अपनी बीएनएस की सेकंड क्लास, ठीक है। और पहली क्लास में मुझे उम्मीद है कि आपको पहली क्लास पसंद आई होगी, मैं उम्मीद करता हूं, ठीक है। और कोई डाउट वगैरह नहीं होगा, मैं कोशिश करूंगा ऐसा, ठीक है। चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ क्लास को अपने। आइएगा जरा। चलो, तो हमारा कल धारा 5 तक कंप्लीट कर लिए थे हमने, ठीक है। देखिएगा, आज सेक्शन 6 हम स्टार्ट करेंगे, ठीक है। सेक्शन 6 स्टार्ट करेंगे और वैसे हमारा नया चैप्टर शुरू हो गया है, चैप्टर 2। कौन सा आपका चैप्टर 2 शुरू हो गया है आपका? तो कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, मतलब आपराधिक न्यायालयों और कार्यालयों का गठन, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक। तो आपका धारा 6 आपराधिक न्यायालयों के प्रकार, यहाँ पर क्या देखना हमें? आपराधिक न्यायालयों के प्रकार देखना है। सबसे पहले हम देखेंगे, जस्ट अ मिनट, आप लोग कमेंट देखना चाहिए मुझे, ठीक है अर्चना। जहां कोई दिक्कत हो मुझे बताइएगा। चलिए, उच्च न्यायालयों और इस संहिता के अतिरिक्त किसी अन्य कानून के तहत गठित न्यायालयों के अतिरिक्त प्रत्येक राज्य में निम्नलिखित प्रकार के आपराधिक न्यायालय होंगे, अर्थात पहला सत्र न्यायालय, दूसरा प्रथम श्रेणी के न्यायिक मजिस्ट्रेट, तीसरा आपका द्वितीय श्रेणी के न्यायिक मजिस्ट्रेट और चौथा कार्यकारी मजिस्ट्रेट। कल मैंने शायद आपको थोड़ा बताया था, आपको कार्यकारी मजिस्ट्रेट को, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट कौन होती है, मैंने थोड़ा बहुत आपको बताया भी था। थोड़ा हम इसे पूरा अच्छे से देखेंगे, ठीक है। याद रखिएगा, जो सीआरपीसी की धारा है आपकी, ये सेम है, आपको कोई दिक्कत नहीं, जो ओल्ड है आपका तो यहाँ पर दिया हूं, तो आप उसे पढ़ सकते हैं, ठीक है। चलिएगा, तो उससे पहले मैं आपको समझा देता हूं, थोड़ा बहुत अच्छे समझा देता हूं, अच्छे से पहले समझिएगा। देखिए, हर राज्य में आपराधिक मामलों के लिए अलग अलग इस तरह के क्या होते हैं, आपके कोर्ट होते हैं हर राज्य में, याद रखिएगा। जैसे अगर हम बात करें सत्र न्यायालय, सत्र न्यायालय में होता है आपका सेशन कोर्ट होता है, क्या होता है आपका? तो सेशन कोर्ट होता है, क्या होता है? सेशन कोर्ट, ठीक है। अब इसमें सेशन कोर्ट में क्या होता है? गंभीर अपराध, जैसे गंभीर अपराध कैसे हैं? हत्या, बलात्कार, डकैत की सुनवाई करता है, ठीक है। कौन सा? आपके सेशन कोर्ट। और इसमें बड़ी सजा देने की शक्ति रखता है। कौन? आपका सेशन कोर्ट रखता है, किसकी? आपकी बड़ी सजा देने की रखता है, ठीक है। हो सकता है कि आजीवन कारावास और मृत्यु दंड की सजा दे सकती है, ठीक है। तो ये गंभीर अपराध में है। अगर मैं बात करूं किसकी? न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी की बात करता हूं, ठीक है। किसकी बात करता हूं मैं? तो न्यायिक मजिस्ट्रेट आपके प्रथम श्रेणी की बात करता हूं। तो ये किसके लिए होते हैं? आपके समान आपराधिक मामलों की सुनवाई करता है। ये कुछ ज्यादा नहीं, सीमित सजा देने की शक्ति रखते हैं, ठीक है। कितने? आपका सीमित सजा का है, ठीक है। मतलब समान अपराध कह सकते हैं इसमें, ठीक है, समान अपराध, ठीक है, जिसमें लगभग लगभग 5 साल की सजा तक की कह सकते हैं इसमें, ठीक है। और अब बात करते हैं न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वितीय श्रेणी की बात करते हैं, सेकंड क्लास की। तो छोटे मामलों की सुनवाई होती है, जैसे चोरी, मारपीट, इन सब के लिए। और सजा देने की शक्ति और शक्ति है, लेकिन बहुत सीमित है, ठीक है। अब बात करते हैं कार्यपालक मजिस्ट्रेट की। कार्यपालक मजिस्ट्रेट की, तो ये प्रशासनिक कार्य होता है, एडमिनिस्ट्रेटिव कार्य होता है, ठीक है। इसमें क्या होता है कि जैसे कि डीएम होता है, एसडीएम होता है, एडीएम होता है, क्या करता है? शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए आदेश देता है, जैसे कि किसी के लाइसेंस रद्द करना, लाइसेंस देना, धारा 44 लागू करना, ये तमाम चीजें हैं, ठीक है। तो याद रखिएगा, सबसे ऊपर क्या है आपका? सबसे ऊपर याद रखिएगा, सबसे ऊपर हाई कोर्ट, ठीक, सबसे ऊपर। उसके बाद सेशन कोर्ट, उसके बाद जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास, उसके बाद जुडिशियल मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास, और उसके लास्ट में क्या आएगा आपका? एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट आएगा। समझ में आया? पहला हाई कोर्ट, सेशन कोर्ट, जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास, जुडिशियल मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास, और आपका एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट, ठीक है। अगर नीचे से जाए तो, नीचे जाते हैं तो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट, जुडिशियल मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास, जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास, सेशन कोर्ट, फिर हाई कोर्ट। बड़ा, चाहे बढ़ते कदम में चाहिए चाहे घटते कदम में चाहिए, समझ में आ गया होगा आपको, ठीक है ना। चलो, अब मैं आपको बहुत अच्छे से प्यार समझाता हूं इसमें, ठीक है। देखिए, धारा 6, आपको पता है कि इस धारा को आप एक सीढ़ी कह सकते हैं। क्या कहें? सीढ़ी तरह समझिए, ठीक है। किस तरह? आप सीढ़ी की तरह समझिएगा। यह हमें बताती है कि किसी राज्य में कौन सी अदालतें होंगी, कि होती हैं, जहां वो क्या देखते हैं? क्रिमिनल
कि आपराधिक मामलों की सुनवाई होती है। ठीक है, इसे बात करूं मैं किसकी, टॉप लेवल पर। कौन है, किसकी बात करूं मैं, टॉप लेवल पर। तो टॉप लेवल कौन है आपका, तो हाई कोर्ट है। कौन आपका, हाई कोर्ट है। याद रखिए, सबसे ऊपर हाई कोर्ट होता है आपके किसी भी राज्य में। किसी भी राज्य में सबसे ऊपर कौन होता है आपका, तो हाई कोर्ट होता है। इसके अलावा कुछ क्या हो, जो आप कह सकते हैं कुछ स्पेशल कोर्ट होते हैं, कोर्ट भी होते हैं। जैसे कह सकते हैं अलग अलग कोर्ट्स भी, कैसे स्पेशल कोर्ट्स भी होते हैं। ठीक है, जो किसी खास कानून, जैसे ड्रग्स, जो कि कल ऑलरेडी मैं बताया था, भ्रष्टाचार के लिए के तहत बनी है, इनका क्या अलग स्पेशल कानून होता है। इस इन 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 कानून के तहत पता, ये जो हाई कोर्ट है, इन कोर्टों में क्या हस्तक्षेप नहीं करता है। जैसे आप बोल दो किसका, कल मैंने आपको बताया था ड्रग्स के मामले में। ठीक है, ड्रग्स का भी आपका एक्ट बना हुआ है। ठीक है, और भ्रष्टाचार के उसमें। ठीक है, तो सबसे ऊपर कौन आपका, हाई कोर्ट है। ठीक है, क्या हाई कोर्ट है। उसके बाद सत्र न्यायालय। सत्र न्यायालय होता है सेशन कोर्ट होता है। क्या होता है आपका, तो सेशन कोर्ट होता है। ठीक है, तो ये जिले की, याद रखिए किसकी बोला मैं, जिले की सबसे बड़ी अदालत होती है। ठीक है, ये जिले की सबसे बड़ी क्या होती है, आपराधिक अदालत है। यह बहुत गंभीर मामलों, कैसे कौन से गंभीर मामले आते हैं, हत्या की सुनवाई होती है। किसकी सुनवाई होती है आपकी, हत्या की सुनवाई होती है। इसके जज को सेशन जज कहा जाता है। क्या कहा जाता है, इसके जो जज होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है, तो सेशन जज कहा जाता है। ठीक है, क्लियर। अब आते हैं हम लोग प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट में। ठीक है, तो क्या कहलाता है, जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास। इसे शॉर्ट फॉर्म JMFC, JMFC, JMFC। ठीक है, ये सत्र न्यायालय के नीचे आते हैं, मतलब सेशन कोर्ट के नीचे आते हैं। और ये चोरी, मारपीट, धोखाधड़ी जैसे जो कह सकते हैं कि सामान्य स्तर के अपराधों की सुनवाई करते हैं। ठीक है, कौन आपके, तो फर्स्ट क्लास, जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास। ठीक है, अब बात करते हैं हम किसकी, जुडिशियल मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास। इसकी बात करते हैं, समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा। ठीक है, तो ये छोटे स्तर के अपराधों की सुनवाई करते हैं। अक्सर कई राज्यों में अब केवल प्रथम श्रेणी के ही मजिस्ट्रेट ही क्या कार्य करते हैं, आपको पता होगा। ठीक है, और ये जो सेकंड क्लास के नहीं लिखे हुए। ठीक है, ये बहुत छोटे स्तर की अपराध की सुनवाई करते हैं, जिसमें मिनिमम सजा कितनी, 3 महीने, 15 दिन, ऐसी सजा उसमें सुनाई जाती है। ठीक है, अब लास्ट कौन सा बचता है आपका, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट, मतलब कार्यकारी मजिस्ट्रेट। तो ये वे अधिकारी हैं जो अदालत मुकदमा नहीं चलाते हैं, बल्कि समाज में क्या करते हैं, शांति स्थापित करते हैं, शांति व्यवस्था बनाए रखने की कोशिश करते हैं। जैसे उदाहरण के लिए DM, SDM या तहसीलदार, मतलब जिलाधीश, उप जिलाधीश और तहसीलदार। ठीक है, अब मैं थोड़ा बहुत अच्छे से समझा रहा हूं, एक चीज याद रखिएगा, जो न्यायिक मजिस्ट्रेट होते हैं फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, थर्ड क्लास। ठीक है, फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, थर्ड क्लास, याद रखिए, अच्छे से समझा रहा हूं, बहुत अच्छे से समझा रहा हूं आपको। न्यायिक मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, थर्ड क्लास, इनका काम सबूत देखना, गवाही सुनना और क्या सजा सुनाना है। ये हाई कोर्ट के अधीन होते हैं, इस चीज को याद रखिएगा। क्या आप याद रखिएगा, ये हाई कोर्ट के अधीन होती हैं, फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, थर्ड क्लास। लेकिन जो कार्यकारी मजिस्ट्रेट या कि एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट है, इनका काम दंगे रोकना, लाइसेंस देना, लाइसेंस रद्द करना, प्रशासन संभालना, और ये किसके अधीन होते हैं, राज्य सरकार के अधीन होते हैं। किसके अधीन होते हैं, तो राज्य सरकार के अधीन होते हैं, इस चीज को याद रखिएगा। ठीक है ना, एनी डाउट, नो डाउट, आगे बढ़िए। क्रिमिनल कोर्ट्स। ठीक है, मैंने सत्र न्यायालय बताया आपको। ठीक है, सेशन कोर्ट, प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट, द्वितीय कार्यकारी मजिस्ट्रेट, ये तीनों ही हाई कोर्ट के अंतर्गत आते हैं और ये राज्य सरकार के अधीन होता है। ठीक है, इस चीज को याद रखिएगा, कभी भी इन दोनों को एक कार्यकारी मजिस्ट्रेट को मत जोड़िएगा। ठीक है,
चलो आइए सेक्शन 7 में क्षेत्रीय विभाजन, ठीक है, क्षेत्रीय विभाजन समझिएगा। चलो आगे आओ। चलिए, तो सेक्शन 7 का सब सेक्शन 1, सब सेक्शन 1, सब सेक्शन 2, सब सेक्शन 3, सब सेक्शन 4, ठीक है। तो सब सेक्शन 1 देखिए, तो प्रत्येक राज्य एक सत्र प्रभाग होगा या सत्र प्रभागों से मिलकर बनेगा। प्रत्येक सत्र प्रभाग इस संहिता के प्रयोजनों के लिए एक जिला होगा या जिलों से मिलकर बनेगा। सेकंड, राज्य सरकार उच्च न्यायालय से परामर्श करने के बाद ऐसे प्रभावों और जिलों की सीमाओं या संख्या में परिवर्तन कर सकती है। थर्ड, राज्य सरकार उच्च न्यायालय से परामर्श करने के बाद किसी भी जिले को उपमंडलों में विभाजित कर सकती है और ऐसे उपमंडलों की सीमाओं या संख्या में परिवर्तन कर सकती है। फोर्थ, इस संहिता प्रारंभ होने के समय किसी राज्य विद्यमान सत्र प्रभागों, जिलों और उपमंडलों को इस धारा के अंदर गठित माना जाएगा। चलो, बहुत ही प्यार से समझाता हूं इसे और बहुत अच्छे समझिएगा इसे, ठीक है बच्चे। देखिए, जैसे कि आपको पता है कि हर राज्य को सेशन डिवीजन में बांटा जाएगा, ठीक है। मतलब हर सेशन डिवीजन एक या अधिक जिलों से मिलकर बनेगा, यानी आपराधिक न्याय व्यवस्था क्षेत्र के आधार पर संगठित होती है, ठीक है। समझ में आया पहला पॉइंट समझ में आया? नहीं आया, समझिएगा। सेकंड पॉइंट और अच्छे समझिए, डिस्ट्रिक्ट या सेशन डिवीजन की संख्या बढ़ाई या घटाई जा सकती है, लेकिन पहले हाई कोर्ट से सलाह लेना जरूरी है। सेकंड पॉइंट सब सेक्शन 2 कह रहा है, ठीक है। सब सेक्शन 3 क्या कह रहा है आपका? तो सब सेक्शन 3 कह रहा है आपका कि डिस्ट्रिक्ट सब डिवीजन में बांटा जा सकता है, सीमा बदलने से पहले हाई कोर्ट से सलाह जरूरी है। ये क्या कह रहा है? सब सेक्शन 3 बोल रहा है। सब सेक्शन 4 क्या बोल रहा है कि जो डिवीजन पहले से मौजूद थे वे क्या है आपके ऑटोमेटिक, मतलब ऑटोमेटिक क्या वैलिड माने जाएंगे, नया गठन अलग से करने की जरूरत नहीं, ठीक है। तो याद रखिएगा, पहले स्टेट, सेशन डिवीजन, डिस्ट्रिक्ट, ऑफिस, सब डिवीजन। इतना शॉर्ट में समझ नहीं आया? अपनी भाषा में समझाऊं? चल देखिए, इस धारा का जो मुख्य उद्देश्य है क्या है कि न्याय प्रणाली हर इलाके तक पहुंचे, ठीक है। जैसे सबसे बड़ा राज्य होता है, याद रखिएगा, सबसे बड़ा राज्य होता है और राज्य को सत्र प्रभाग में, सत्र प्रभागों मतलब क्या होता है? सत्र प्रभागों मतलब क्या होता है आपका? तो सेशन डिवीजन कहलाता है ये, ठीक है। किसमें? तो मैं इसे इंग्लिश में बोलूंगा कि राज्य को सेशंस डिविजन्स में बांटा जाता है। आमतौर पर, ये कौन सा बता रहा हूं, सब सेक्शन 1 बता रहा हूं। आमतौर पर एक ही जिला एक सत्र प्रभाग होता है, मतलब सेशन डिवीजन होता है, लेकिन कभी कभी छोटे जिलों को मिलाकर एक सत्र प्रभाग बनाया जा सकता है, ठीक है। समझ आई बात? दूसरा, सब सेक्शन 2, जिलों का बंटवारा किस प्रकार होता है? तो याद रखिएगा, काम को और आसान बनाने के लिए एक जिलों को छोटे छोटे सब डिवीजन में बांटा जा सकता है, जैसे तहसील और ब्लॉक लेवल, ठीक है। ये सब सेक्शन 2 कह रहा है। सब सेक्शन 3 क्या कह रहा है? अगर सरकार को लगता है कि कोई जिला बहुत बड़ा है, मान लो आपको लगता है, जैसे आपको पता होना चाहिए कि अभी आपका छिंदवाड़ा बड़ा जिला है, ठीक है, ठीक। और वहां एक नया कोर्ट चाहिए, मतलब क्या चाहिए? कोर्ट चाहिए, न्यायालय। तो वह हाई कोर्ट से सलाह लेकर, किससे? तो कहां से? जबलपुर से हाई कोर्ट से सलाह लेकर नए जिले नया जिले या उप प्रभाग बना सकता, मतलब सब डिवीजन बना सकता है, ठीक है। सब सेक्शन 4 क्या कह रहा है? आपको पता होगा 1 जुलाई 2024 को यह नया कानून लागू हुआ है, ठीक है, ऑलरेडी बता चुका हूं। तो पुराने जिलों और प्रभागों को, डिवीजनों को बदलने की जरूरत नहीं पड़ी, वे वैसे ही चलते रहेंगे जैसे पहले थे, ठीक है।
बात क्लियर हो गई होगी? आगे आए। टेरिटोरियल, चलो सेशन, ठीक है, सेशन कोड, ठीक है। तो राज्य सत्र न्यायालय, सबसेक्शन 1, सबसेक्शन 2, सबसेक्शन 3, सबसेक्शन 4, सबसेक्शन 5, ठीक है, बहुत प्यार से देखिएगा। राज्य सरकार प्रत्येक सत्र के लिए एक सत्र की स्थापना करेगी। राज्य सरकार प्रत्येक सत्र मंडल के लिए एक सत्र न्यायालय की स्थापना करेगी। प्रत्येक सत्र न्यायालय की अध्यक्षता एक न्यायाधीश द्वारा की जाएगी, जिसकी नियुक्ति उच्च न्यायालय द्वारा की जाएगी। सबसेक्शन 3, उच्च न्यायालय सत्र न्यायालय में अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करने के लिए अतिरिक्त सत्र न्यायालयों की नियुक्ति भी कर सकता है। सबसेक्शन 4, एक सत्र मंडल के न्यायाधीश को उच्च न्यायालय द्वारा दूसरे मंडल के अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश नियुक्त किया जा सकता है, और ऐसे मामले में वह दूसरे मंडल में ऐसे स्थान पे मामलों के निपटारे के लिए बैठ सकता है, जैसा कि उच्च न्यायालय निर्देश थे। फिफ्थ, जहां सत्र न्यायाधीश का पद रिक्त हो वहां उच्च न्यायालय सत्र न्यायाधीश समक्ष लंबित या किए किसी अत्यावश्यक आवेदन के निपटारे के लिए अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश द्वारा, यदि कोई अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश ना हो तो सत्र मंडल के मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा व्यवस्था कर सकता है, और ऐसे प्रत्येक न्यायाधीश मजिस्ट्रेट को ऐसे किसी भी आवेदन पर विचार करने का अधिकार होगा। ठीक है, समझाते हैं इसे अच्छे से। अभी दूसरा पॉइंट है, अभी देखिए समझिएगा। पहले ये समझिएगा, सेशन वन क्या, सेशन सॉरी सब सेक्शन वन क्या कह रहा है आपका? सब सेक्शन वन, तो हर सेशन डिवीजन में एक सेशन कोर्ट होगा। सब सेक्शन टू क्या कह रहा है आपका? कि सेशन जज की नियुक्ति हाई कोर्ट करता है, ठीक है। और सब सेक्शन थ्री क्या कह रहा है? कि काम अधिक होने पर, मतलब काम अधिक होने पर, वर्कलोड ज्यादा होने पर एडिशनल एडिशनल सेशन जज नियुक्त किए जा सकते हैं, ठीक है। और सब सेक्शन 4 क्या कह रहा है? कि एक जज दो डिवीजन में कार्य कर सकता है, एक जज दो डिवीजन में कार्य कर सकता है। हाई कोर्ट तय करेगा कि वहां वह कहां बैठेगा, ठीक है। और फिफ्थ क्या कह रहा है आपका? तो फिफ्थ कह रहा है कि अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश द्वारा यदि वह भी ना हो तो उस सत्र प्रभाग के जो मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा ऐसे न्यायाधीश या मजिस्ट्रेट को उन आवेदनों पर निर्णय देने का अधिकार होगा, ठीक है। बात क्लियर? ठीक है, समझ में आया? बताओ, नहीं आया होगा? चलो, बहुत प्यार से समझाते हैं आपको, समझिए बहुत प्यार से। तो मैं बात करता हूँ, आपको इतना थोड़ा जितना बताया उस शॉर्ट में समझ नहीं आया? जो बताया हूं उस शॉर्ट में समझ में आया कि नहीं आया? अब देखो, सब सेक्शन वन क्या कह रहा है आपका, फिर समझिए। कि बोल रहा है कोर्ट कौन बनाता है, ठीक है। क्या बोल रहा? सब सेक्शन वन क्या बोला? कि कोर्ट कौन बनाता है? तो अदालत की इमारत और ढांचा बनाने की जिम्मेदारी किसके पास है? बोले सर हाई कोर्ट के पास। नहीं, देखो, अदालत की इमारत और ढांचा बनाने की जिम्मेदारी राज्य सरकार की होती है, ठीक है। हेलो, चलिए, हाँ मैं कहा था, आपको बताया था कि पूरा जो अदालत की जो भी ढांचा की जिम्मेदारी किसकी? आपकी राज्य सरकार की होती है, ठीक है। और हर जिले में एक सत्र न्यायालय होना अनिवार्य है, ठीक है। और ये किसकी जिम्मेदारी है? तो राज्य सरकार की। तो हर जिले, मतलब हर डिवीजन में एक सत्र न्यायालय होना अनिवार्य है, हर जिले में।
और किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है? तो राज्य सरकार की। याद रखिएगा। ये कौन कह रहा है? तो सब सेक्शन 1 कह रहा है। ठीक है, कौन कह रहा है? आपका सब सेक्शन 1 कह रहा है। अब सब सेक्शन 2 क्या कह रहा है कि जज को कौन नियुक्त करता है? ठीक, जज को कौन नियुक्त करता है? याद रखिए, कोर्ट भले ही सरकार बनाए, जो कोर्ट होती है भले ही सरकार बनाए, लेकिन वहां कौन जज बैठेगा और इसका फैसला केवल कौन करेगा? तो हाई कोर्ट करता है। कौन करता है? आपका हाई कोर्ट करता है। और यह न्यायपालिका की स्वतंत्रता बनाए रखने के लिए जरूरी भी है, और मतलब बनाए रखने के लिए बहुत जरूरी है। ठीक, ये कौन कह रहा है आपका? तो सब सेक्शन 2 कह रहा है। सब सेक्शन 3 क्या कह रहा है कि मान लो कभी ओवरलोड हो जाए, ज्यादा केसेस आने लगे, तो क्या अतिरिक्त जजों की नियुक्ति की जा सकती है? और जजों की नियुक्ति की जा सकती है, कौन करेगा? तो याद रखिएगा, जब किसी जिले में केस बहुत ज्यादा हो जाते हैं, तो हाई कोर्ट वहां सहायता के लिए अतिरिक्त सत्र न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है, और उनकी शक्तियां लगभग जो वहां के जो न्याय सत्र न्यायाधीश के बराबर ही होती है। जो मेन वहां बैठा हुआ है उसके बराबर क्या होती हैं? पावर्स होती हैं। ठीक है, बात क्लियर? ये कौन कह रहा है? सब सेक्शन 3 कह रहा है। अब सब सेक्शन 4 क्या कह रहा है आपका? अगर पद खाली हो तो क्या होगा? मान लो जब छुट्टी पर हो, ठीक है, अगर पद खाली हो तो क्या होगा? अगर मुख्य जज छुट्टी पर है या पद खाली है, तो लोगों के लिए जरूरी काम, जैसे मान लो किसी ने चोरी मारपीट कुछ की है, जमानत चाहिए, तो क्या करेंगे? ऐसे दिक्कत होगी, ये सब नहीं रुकेंगे। ठीक है, तो हाई कोर्ट आदेश दे सकता है कि उनकी जगह दूसरा जज या जिले का सबसे बड़ा मजिस्ट्रेट सीजेएम, ठीक है, उससे अर्जेंट काम को निपटाए। ठीक है, वो जिले का सबसे बड़ा मजिस्ट्रेट होगा। ठीक है, याद रखिएगा, जिले का सबसे बड़ा आपराधिक जज कौन होता है आपका? मैं जो बोल रहा हूं याद रखिए, अच्छे से सुनिएगा। जिले का सबसे बड़ा आपराधिक जज कौन होता है आपका? सेशन जज होता है। ठीक है, और सेशन जज के बाद कौन है आपका? तो एडिशनल सेशन जज, जो कि कब? जब वर्कलोड ज्यादा हो जाता है, जब उन्हें नियुक्त किया जाता है। तो ये दोनों इक्वल हुई है, लेकिन ठीक है, ये नीचे रखा गया है, लेकिन कोई बात नहीं है, सेशन जज को ऊपर रखा गया है। ठीक है, इसके बाद कौन आएगा? इन दोनों को छोड़ दिया जाए, इन दोनों को छोड़ दिया जाए तो सेशन जज को और एडिशनल सेशन जज को छोड़ के बाद वहां सबसे बड़ा कौन होगा आपका? तो वहां सबसे बड़ा कौन होगा आपको? तो चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट होगा, मतलब सीजेएम। कब? जब अर्जेंट वर्क हो, जब पद खाली हो। ठीक है, तो पद खाली होने पर सीजीएम या कि चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट को भी सुनवाई का अधिकार मिल सकता है। ठीक, चलो, इतनी बात क्लियर हो गई होगी। इतना समझ आया कि नहीं आया? चलो, कोर्ट ऑफ सेशन चलो, सब सेक्शन 6, 7, 8, 8, 8, 8, 8, ठीक है, इतना ही है, यहां तक है, 8 तक है आपको। ठीक है,
तो सत्र न्यायालय सामान्यतः ऐसे स्थान या स्थानों पर अपनी बैठक आयोजित करेगा जैसा कि उच्च न्यायालय अधिसूचना द्वारा निर्दिष्ट करे, परंतु यदि किसी विशेष मामले में सत्र न्यायालय की राय हो कि सत्र मंडल में किसी अन्य स्थान पर बैठक आयोजित करना पक्षकारों और गवाहों की समान सुविधा के लिए अधिक उपयुक्त होगा, तो वह अभियोजन पक्ष और अभियुक्तों की सहमति से उस स्थान पर मामले के निपटारे या किसी गवाह या गवाहों की परीक्षा के लिए बैठक कर सकता है। बहुत बड़ा पॉइंट है, समझाऊंगा अभी। 7, सत्र न्यायाधीश समय समय पर इस संहिता के अनुरूप ऐसे अतिरिक्त सत्र न्यायाधीशों के बीच कार्य के वितरण के संबंध में आदेश दे सकता है। सत्र न्यायाधीश अपनी अनुपस्थिति या कार्य में असमता की स्थिति में किसी तत्काल आवेदन निपटान के लिए अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश द्वारा या किसी अतिरिक्त न्यायाधीश न होने की स्थिति मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा प्रावधान कर सकता है, और ऐसे न्यायाधीश या मजिस्ट्रेट को ऐसे किसी भी आवेदन पर विचार करने का अधिकार क्षेत्र प्राप्त होगा। स्पष्टीकरण समझिएगा, इस संहिता के प्रयोजनों के लिए नियुक्ति में सरकार द्वारा किसी व्यक्ति की किसी सेवा या संघ या राज्य के मामलों में संबंधित किसी पद पर पहले नियुक्ति, पदस्थापना या पदोन्नति शामिल नहीं है। जहां किसी कानून के तहत ऐसी नियुक्ति, पदस्थापना या पदोन्नति सरकार द्वारा की जानी आवश्यक हो। ठीक है, चलो समझिएगा प्यारे बच्चों मेरे। देखो, सब सेक्शन 6 क्या बोल रहा है आपका, सेक्शन 8 का याद रखिएगा, कोर्ट का मुख्य स्थान हाई कोर्ट तय करता है। जो कोर्ट है कौन तय करता है, स्थान कौन, पुलिस कौन तय करता है, हाई कोर्ट तय करता है। लेकिन सुविधा के लिए जगह बदली भी जा सकती है, शर्त कि जो पक्ष है और जो विपक्ष है दोनों की सहमति जरूरी है। ठीक है, क्या अब 7 क्या कर रहा है, सब सेक्शन 7, तो सेशन जज तय करेगा, कौन आपका सेशन जज तय करेगा कि कौन सा एडिशनल जज कौन सा केस देखेगा। सेशन जज तय करेगा कि कौन सा एडिशनल जज कौन सा केस देखेगा। ये कौन बोल रहा है, सेक्शन 8 का सब सेक्शन 7 बोल रहा है। अब सब सेक्शन 8 क्या कह रहा है, इमरजेंसी में काम रुके नहीं, सेशन जज अनुपस्थित है तो एडिशनल जज या कि सीजीएम अर्जेंट मैटर देखेगा। कौन आपका, तो चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट। ठीक है, अगर एडिशनल जज भी नहीं है तो तब सीजीएम आएगा। अगर वहां पर एडिशनल जज है कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब यहाँ एक लास्ट पॉइंट और हुआ, स्पष्टीकरण देखिए, स्पष्टीकरण में क्या बोला गया है, याद देखिए, जहां अपॉइंटमेंट का मतलब सिर्फ न्यायिक अधिकार देने से है या सरकारी नौकरी में पहले नियुक्ति या प्रमोशन इसमें शामिल नहीं है, याद रखिएगा। समझ में आया, नहीं होगा। देखिए अब मैं अपनी भाषा में समझाता हूं और अच्छे से। सेक्शन 8 सब सेक्शन 6, कोर्ट की जगह, स्थान, सुनवाई कहाँ होगी। ठीक है, याद रखिएगा, आमतौर पर कोर्ट अपनी टाइमर जो कि ऑलरेडी है, जैसे जिला कचहरी न्यायालय में ही लगता है। ठीक है, जो तय रहता कि आपका जिला न्यायालय यहाँ ही लगेगी। ठीक है, सबको पता है। लेकिन आपको जैसा पता होगा कि हमारा कानून के एक तो लचीलापन है। ठीक है, कैसे लचीलापन देता है, तो किसी मामले में गवाह बहुत बीमार है, तो मान लो
गवाह बहुत बीमार है या सुरक्षा का बड़ा खतरा है कि बीच में आएगा, वो उसे चोट पहुंचा सकता है, मार सकता है। ठीक है, तो जज साहब जेल में या अस्पताल में या किसी गांव में या किसी सुरक्षित स्थान में जाकर भी सुनवाई कर सकते हैं। इसके लिए जरूरी है कि वकील और आरोपी की दोनों की सहमति जरूरी होती है। ठीक है, दोनों की सहमति जरूरी होती है। ठीक है, अब सेक्शन 8 सब सेक्शन 7 काम का बंटवारा, क्या आपका डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्क। ठीक है, एक जिले में बहुत सारे केस होते हैं, आपको पता है। ठीक है, जिला कोर्ट पूरा भरा रहता है। ठीक है, बहुत हर दिन केस आते हैं। ठीक है, तो वहां एक जिले में बहुत, जैसे भोपाल है हमारा, बहुत केस आते हैं भैया। ठीक है, इसलिए जो आपका मुख्य सेशन जज, ठीक है, यह तय करते हैं कि कौन सा केस एडिशनल जज के पास जाएगा। और तय करता है, तो जो मुख्य आपका सत्र न्यायाधीश वो तय करता है कि कौन सा केस एडिशनल जज के पास भेजना है। जैसे आपको पता होगा, किसी आप लोग ने कोई प्राइवेट जगह पर या किसी कंस्ट्रक्शन पर या किसी कंपनी पर एक मैनेजर होता है। ठीक है, या कि किसी होटल में कह लीजिए, तो मैनेजर करता क्या है, जितने उसके स्टाफ होते हैं, क्या करता है, काम बांटने का काम बांटता है। ठीक है, उसी प्रकार हम किससे समझ सकते हैं, तो मुख्य सत्र न्यायाधीश को समझ सकते हैं कि क्या करता है, काम बांटते हैं, जिससे क्या हो सके, जो न्याय है जल्दी मिल सके। ठीक है, इतनी बात क्लियर हुई। ठीक, अब अगर मैं बात करूं कौन सा, सेक्शन 8 सब सेक्शन 8 अर्जेंट सिचुएशंस, मतलब इमरजेंसी बैकअप। अगर मुख्य जज साहब अचानक छुट्टी पर चले जाएं, बीमार हो जाएं, तो लोगों की जमानत या जो स्टे जैसे जरूरी काम नहीं रुकना चाहिए। उनकी जगह एडिशनल जज या जिले के सबसे बड़े मजिस्ट्रेट को उस फाइल पर मतलब सिग्नेचर करने और फैसला का पूरा कानूनी अधिकार देता है, क्या अधिकार होता है। ठीक है, लेकिन एक यहां स्पष्टीकरण है, एक्सप्लेनेशन को समझिएगा। यहां नियुक्ति का मतलब न्यायिक नियुक्ति से है। अगर सरकार किसी व्यक्ति को पहली बार सरकारी नौकरी में भर्ती करती है, तो उसे इस सेक्शन वाली जज की नियुक्ति के बराबर नहीं माना जाएगा। जज की न्यायिक शक्तियां नियुक्ति हाई कोर्ट के नियंत्रण में रहती है, इसे याद रखिए। बस ये जो आपके स्पष्टीकरण कह रही है। ठीक है, अच्छा, इसे देख लीजिएगा, सिटिंग अर्जेंट एप्लीकेशन। चलो आगे आओ, चलो देखो, सेक्शन 9 न्यायिक मजिस्ट्रेटों के न्यायालय, सब सेक्शन 1, सब सेक्शन 2, सब सेक्शन 3 है इसमें बस। ठीक है, तो प्रत्येक जिले में प्रथम श्रेणी द्वितीय श्रेणी के न्यायिक मजिस्ट्रेटों को उतने न्यायालय स्थापित किए जाएंगे जितने राज्य सरकार उच्च न्यायालय से परामर्श करने के बाद आर्थिक सूचना द्वारा निर्दिष्ट करे, बशर्ते कंडीशन कि राज्य सरकार उच्च न्यायालय से परामर्श करने के बाद किसी स्थानीय क्षेत्र के लिए किसी विशेष मामले या विशेष प्रकार के मामलों की सुनवाई के लिए प्रथम श्रेणी या द्वितीय श्रेणी के न्यायिक मजिस्ट्रेटों एक या अधिक विशेष न्यायालय स्थापित कर सकती है। और जहां ऐसा कोई विशेष न्यायालय स्थापित किया जाता वहां
स्थानीय क्षेत्र में किसी अन्य मजिस्ट्रेट न्यायालय को ऐसी किसी मामलों में वर्ग सुनवाई करने का अधिकार क्षेत्र नहीं होगा, जिसके लिए न्यायिक मजिस्ट्रेटों का विशेष न्यायालय स्थापित किया गया है। ठीक है, कौन कह रहा है? सबसेक्शन 1 कह रहा है। सबसेक्शन 2 क्या कह रहा है कि ऐसे न्यायालयों के पीठासीन अधिकारियों की नियुक्ति उच्च न्यायालय द्वारा की जाएगी। किसके द्वारा की जाएगी? तो किसके द्वारा की जाएगी? तो उच्च न्यायालय द्वारा। सबसेक्शन 3 क्या कह रहा है? जब भी उच्च न्यायालय को उचित या आवश्यक प्रतीत हो, वह राज्य की न्यायिक सेवा किसी भी सदस्य को किसी सिविल न्यायालय में न्यायिक रूप में कार्यरत हो प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी या न्यायिक मजिस्ट्रेट शक्ति प्रदान करता है। ठीक है, चल समझेंगे जरा। देखो सेक्शन 9, ठीक है, क्या बोला मैंने? सेक्शन। तो सेक्शन 9 में याद रखिएगा, सब सेक्शन 1 क्या कह रहा है कि हर जिले में प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी की कोर्ट होंगे। जरूरत हो तो स्पेशल कोर्ट भी बनाया जा सकता है, और स्पेशल कोर्ट बन गया तो वही को केस, मतलब वही कोर्ट से लेगा, दूसरा नहीं, अगर स्पेशल कोर्ट बना है तो। जैसे पॉक्सो एक्ट मान लीजिए बना है तो। ठीक है, सेक्शन 2 क्या कह रहा है कि वो राज्य सरकार बनाएंगी, वो राज्य सरकार बनाएंगी, लेकिन जज की नियुक्ति हाई कोर्ट करेगा। ये कौन बोल रहा है? सेक्शन 2। सेक्शन 3 क्या बोल रहा है कि सिविल जज को भी, मतलब सिविल जज को भी जरूरत पड़ने पर मजिस्ट्रेट की पावर दी जा सकती है। उसे सिविल जज, क्या सिविल जज वो भी जरूरत पड़ने पर मजिस्ट्रेट की पावर दी जा सकती है, और यह अधिकार हाई कोर्ट के पास है। के पास है आपके? तो हाई कोर्ट के पास है। समझ में आया क्या? ठीक है, चल अब समझ, अच्छे समझिएगा, जैसे मैंने शॉर्ट में समझाया था। सब सेक्शन 1 क्या कह रहा है आपका? सेक्शन 9 का, तो हर जिले में कई मजिस्ट्रेट होते हैं, कि मजिस्ट्रेट कोर्ट होते हैं। ठीक है, राज्य सरकार और हाई कोर्ट मिलकर यह तय करते हैं कि जिले में कितनी अदालतें होंगी और वे कहां, जैसे तहसील या शहर के किसी खास में स्थित होंगी। ये कौन बोलता है? तो सब सेक्शन 1 बोलता है। ये कौन लोग मिलकर करती हैं? तो हाई कोर्ट और राज्य सरकार मिलकर तय करते हैं कि अदालतें कहाँ होकर रखें, हम तहसील में रखें या कि शहर के किसी खास स्थान में रख दें। ठीक है, ये कौन बोलता है आपका? तो सेक्शन 1 बोलता है, सॉरी सेक्शन 9 का सब सेक्शन 1 बोलता है। अब सब सेक्शन 2 क्या बोल रहा है कि आप मान लो विशेष, मतलब जो स्पेशल जो केस होते हैं उनके लिए स्पेशल कोड बनाना चाहिए। मतलब कभी कभी कुछ अपराध हों, जैसे भ्रष्टाचार और ड्रग्स या किसी बड़े घोटाले के लिए सरकार एक स्पेशल कोर्ट बना देती है। लेकिन इसमें नियम क्या है, रूल्स क्या है, याद रखिएगा। अगर किसी काम के लिए स्पेशल कोर्ट बना है तो वह मामला किसी और आम मजिस्ट्रेट के पास नहीं जाएगा, वह सीधा उसी स्पेशल कोर्ट में चलेगा। ये नहीं कि यहां से आप हार गए, ठीक है, तो आप चले गए वाले अपीली कोर्ट चले गए, ऐसा नहीं। आपका वहां चल रहा है तो आपका वहीं खत्म हो, स्पेशल कोर्ट में। ठीक है, चलो अब सेक्शन 9 सब सेक्शन 3, जजों की नियुक्ति और सिविल जज को पावर किस प्रकार मिलती है। याद रखिएगा, अदालतों में, यकीन अदालतों में जज बैठेगा, यह सरकार तय नहीं करती बल्कि हाई कोर्ट तय करती है। कभी कभी काम का बोझ बढ़ने पर हाई कोर्ट
हाई कोर्ट याद रखिए, कौन? हाई कोर्ट। सिविल जज को क्या कहते हैं? सिविल जज जो है ना, उसे कौन से केस दे देती है? जमीन जायदाद के मामले देखने को देती है, ठीक है। और कभी कभी क्रिमिनल केस सुनने की शक्ति, मतलब मजिस्ट्रेट की पावर दे सकता है कौन? आपका हाई कोर्ट, ठीक है। बोलोगे सर ये सिविल जज है, कहां से क्रिमिनल केस देखेगा ये? नहीं, जरूरत पड़ने पर या कि जब बहुत ज्यादा हो जाता है, ज्यादा केस आते हैं, तो हाई कोर्ट एक सिविल जज को, कौन से, क्या आपको पता सिविल जज कौन होते हैं? जमीन जायदाद के मामले देखते हैं, ठीक है। लेकिन हाई कोर्ट कहती नहीं, आप इसके साथ साथ क्या देखिए? क्रिमिनल केस भी देखिए, आपराधिक केस भी देखिए, और उसे क्या दे देगी? मजिस्ट्रेट की पावर दे देते हैं। और कौन देता है आपको? कौन देता है? आपका हाई कोर्ट, ठीक है। ठीक ना? तो जैसे आपको पता होगा, बस पता तो होना चाहिए आपको, कि प्रथम श्रेणी और द्वितीय श्रेणी में, याद रखिएगा, प्रथम श्रेणी मतलब फर्स्ट क्लास के जो जब अधिक गंभीर होते हैं तो कितनी साल की सजा देते हैं? 3 साल की सजा दे सकते हैं, कौन? प्रथम श्रेणी के। और जो सेकंड क्लास के जो मजिस्ट्रेट होते हैं, ये छोटे अपराधों के लिए ज्यादा क्या करते हैं? 15 से 1 महीने की सजा, और खासकर केवल जुर्माने लगाते हैं, ठीक है। क्लियर? चलो हो गया वो क्लियर। सेक्शन 10 मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट और अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की, ठीक है नाम है। तो 1 2 3 4 याद रखिए, 1 2 3 4 का मतलब क्या होता है आपका? सब सेक्शन है आपके, उपधारा है, ठीक है। जब भी अगर कहीं आपको रखना है तो आप बोलेंगे सेक्शन 3, सब सेक्शन 3 के अंतर्गत सर ये चीज लिखी हुई है, आप ऐसे बताएंगे, ठीक है। क्या मान लो कहीं भी केस कुछ करते हैं तो सब सेक्शन 1 प्रत्येक जिले में उच्च न्यायालय प्रथम श्रेणी के न्यायिक मजिस्ट्रेट को मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट को नियुक्त करेगा। देखिए, उच्च न्यायालय प्रथम श्रेणी की किसी न्यायिक मजिस्ट्रेट को अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट नियुक्त कर सकता है, और ऐसे मजिस्ट्रेट को इस संहिता के तहत या उस समय लागू किसी अन्य कानून के तहत मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की सभी या कोई शक्तियां प्राप्त होंगी, जैसा कि उच्च न्यायालय निर्देश दे सकता है। उच्च न्यायालय किसी भी उपमंडल में प्रथम श्रेणी के किसी न्यायिक मजिस्ट्रेट को उपमंडल न्यायिक मजिस्ट्रेट के रूप में नामित कर सकता है, और आवश्यकता अनुसार इस को जिम्मेदारी से मुक्त भी कर सकता है। और मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट समान नियंत्रण के अधीन रहते हो, प्रत्येक उप विभाग के न्यायिक मजिस्ट्रेट को उप विभाग में न्यायिक मजिस्ट्रेटों, अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेटों के अलावा पर्यवेक्षण और नियंत्रण की ऐसी शक्तियां प्राप्त होगी, वे उनका प्रयोग करेंगे, जैसा कि उच्च न्यायालय सामान्य विशेष विशेष आदेश और इस संबंध निर्दिष्ट कर सकता है, ठीक है। पुराने दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 12 के समान याद रखिएगा, समझिएगा ना। हो गया टाइम यार, पढ़ाई पढ़ाते हैं मुझे टाइम पता नहीं चलता है, क्या बात कर रहे हैं यार आप? 1.5 घंटे हो गए हमें, लेकिन नहीं, आप चाहे 1.5 घंटे हो जाए, चाहे कितने भी घंटे हो जाए, हमें कंप्लीट करना तो है। अब मैं जितना आया हूं तो कंप्लीट तो करके जाऊंगा बच्चों में, नहीं यार। पर इसमें ऐसा क्यों दिख रहा है? 1.5 घंटे तो हुआ है, अभी 1 घंटे भी नहीं हुआ। चलो कोई ना, देखते हैं। देख, तो मैं कहा था, कुछ बताया क्या अभी आपको कि नहीं बताया? चल देखिए, क्या देखिएगा, पहला सब सेक्शन 1 के क्या करा कि हर जिले में एक सीजीएम होगा, चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट, और सीजीएम की नियुक्ति कौन करेगा? हाई कोर्ट करेगी। सब सेक्शन 2 क्या करा आपका कि ऐसे मजिस्ट्रेट को, मतलब
एसीजीएम एडिशनल चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट सीजीएम की सहायता के लिए है, ठीक है। और हाई कोर्ट तय करेगा कि उसे कौन सी पावर मिलेंगी। ये कौन कह रहा है आपका? तो सब सेक्शन 2 कह रहा है। अब सब सेक्शन 3 क्या कह रहा है कि सब डिवीजन में एक एसटीजीएम नियुक्त किया जा सकता है। सब डिवीजन में एक एसटीजीएम नियुक्त किया जा सकता है। हाई कोर्ट चाहे तो उसे हटाकर दूसरी जिम्मेदारी दे सकता है, ठीक है। अब सब सेक्शन 4 क्या कह रहा है आपका कि जो एसटीजीएम है अपने क्षेत्र के मजिस्ट्रेट की देखरेख करेगा, लेकिन वह सीजीएम के अधीन रहेगा। इसके सीजीएम मतलब मुख्य, सॉरी वो तो हिंदी हो गया, चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट, ठीक है। नहीं समझे क्या? समझेंगे नहीं समझे बच्चे? देखो अच्छे समझिएगा। सबसे ऊपर डिस्ट्रिक्ट लेवल समझिएगा, सबसे पहले समझिएगा सबसे ऊपर कौन रहेगा? तो चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट रहेगा, सीजेएम। फिर उसके नीचे कौन रहेगा? तो एडिशनल चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट मतलब एसीजीएम। फिर उससे नीचे कौन रहेगा एडिशनल से? तो सब डिविजनल जुडिशियल मजिस्ट्रेट रहेगा, और उसके नीचे बाकी जो भी जुडिशियल हो, ठीक है। तो इस चीज से समझ में आई कि सीजीएम की नियुक्ति कौन करता है? हाईकोर्ट करती है, और एसीजीएम को सीजीएम की पावर हाईकोर्ट देता है, ठीक है। और एसटीजीएम अपने सब डिवीजन के जो मजिस्ट्रेट पर क्या रखता है? तो सुपरविजन मतलब निगरानी रखता है, और एसटीजीएम सीजीएम के अधीन रहता है। इस चीज को याद रखिएगा। नहीं आया समझ गया बच्चों? इतना समझ आया कि नहीं? मुझे बताएं, बताएं अर्चना, थोड़ा समझाऊं कैसे विस्तार से? अर्चना समझ में आया क्या? एसीजीएम, सीजीएम, एसटीजीएम समझ में आया क्या? बताएं। अगर आप बोलेंगे दोबारा मैं अच्छे से और समझाऊंगा। एक बार और चलो, अब अर्चना जी बोले तो एक बार और समझा देते हैं अच्छे से। देखो यार अर्चना जी, यहाँ पास सेक्शन 10 का सब सेक्शन 1 क्या कह रहा है? याद रखिएगा, जो मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट मतलब चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट क्या होता है? जिले का कप्तान कहा जाता है, ठीक है। किसे कहा जाता है? जिले का कप्तान। लेकिन आप कहेंगे सर जिले का कप्तान तो एसपी होता है, कप्तान साहब। देखिए ऐसा नहीं, मैं अभी कहाँ बात कर रहा हूँ? न्यायिक में, ठीक है। तो सीजीएम एक प्रकार क्या है? जिले का कप्तान होता है, मतलब हर जिले में एक सबसे बड़ी सीनियर मजिस्ट्रेट होता है। हर जिले में एक सबसे बड़ा क्या होता है? सीनियर मजिस्ट्रेट होता है, जो कि कौन है आपका? जिसे हम क्या कहते हैं? सीजेएम मतलब मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट। वह जिले के सभी मजिस्ट्रेटों का, वह जिले के जितने सभी जितने मजिस्ट्रेटों का क्या प्रशासनिक का क्या मुखिया होता है, कप्तान होता है, ठीक है। उसका काम सिर्फ केस सुनना नहीं, बल्कि यह देखना भी है कि जिले की जो बाकी जो मजिस्ट्रेट अदालतों में काम ठीक से चल रहा है या नहीं, ठीक है। अब समझ में आ गया सीजीएम कौन होता है? अब देखिए सेक्शन 10 सब सेक्शन 2। अब यहां पर एसीजीएम कौन है आपका? जैसे कि आपको पता होगा कलेक्टर होता है और एक डिप्टी कलेक्टर होता है। तो अब यहां आ जाते हैं हमारे कौन? एसीजीएम मतलब अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, एडिशनल चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट, जिसे हम लोग क्या कह सकते हैं? डिप्टी कप्तान कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? तो डिप्टी कप्तान कह सकते, क्यों नहीं कह सकते? क्योंकि अब कप्तान तो कौन हमारा? सीजीएम में हो गया, जो कि एक प्रकार का कलेक्टर बराबर है, ठीक है। और दूसरा हमारा कौन सा हो गया? एसीजीएम हो गया।
जो कौन है, डिप्टी कप्तान कहलाएंगे, मुखिया, डिप्टी मुखिया कह सकते हो। अगर जिले में काम बहुत ज्यादा है तो हाई कोर्ट एक अतिरिक्त मतलब एडिशनल मुख्य मजिस्ट्रेट नियुक्त करता है। इसके पास लगभग वे सभी शक्तियां होती हैं जो कि एक किसके पास, सीजीएम के पास होती हैं। ठीक है। अब तीसरा सब सेक्शन थर्ड क्या कह रहा है, सब सेक्शन थर्ड समझिएगा। आपको पता है एसडीजेएम, एसडी एसडीजेएम मतलब उप प्रभागीय न्यायिक मजिस्ट्रेट। ठीक है। सब डिवीजन जुडिशियल मजिस्ट्रेट। अब ये किसका मुखिया होता है, इसका कप्तान होता है ये आपका ही एसटीजीएम। एसटीजीएम तहसील का मुखिया, तहसील का कप्तान कहा जाता है, याद रखिएगा, याद रखिएगा। जिलों को अक्सर तहसीलों, जो जिले होते हैं आपको पता कितने, एक जिले में कितने सारी तहसीलें होती हैं, तो जिलों को अक्सर तहसील मतलब सब डिवीजन में बांटा जाता है और उससे छोटी इकाई या तहसील के मजिस्ट्रेटों का जो हेड होता है, कौन, छोटी या छोटी तहसील और छोटी इकाई या तहसील के मजिस्ट्रेटों का जो हेड, सीनियर, बड़ा, मुखिया, उसे कहा जाता है एसटीजीएम कहा जाता है। वह अपने इलाके के मजिस्ट्रेटों की निगरानी करता है। किसकी निगरानी करता है, अपने जो इलाके हैं उसका एरिया है उसके मजिस्ट्रेटों क्या करता है, सुपरविजन करता है। लेकिन वह खुद जिले के सीजीएम के अधीन होता है, इसे क्या रखिएगा। लेकिन वह खुद जिले में जो हमारा सीजीएम बैठा हुआ है उसके ऊपर क्या रखिएगा। ठीक है। आप समझ आया। एक सौ पद क्रम दिखाऊं। पहले हाई कोर्ट, सुपरवाइजर सबसे ऊपर, फिर सीजीएम या कि एसीजीएम, ये पूरे जिले के हेड होते हैं मतलब मुखिया होते हैं जिले के। लेकिन सुपरवाइजर को बैठा हुआ हाई कोर्ट। अब सीजीएम और एसीजीएम के नीचे आ जाइए एसटीजीएम, जो कि तहसील का या कि किसी एक खास इलाके का क्या करता है, सुपरविजन करता है। और उसके बाद आपके कौन, जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास एंड सेकंड क्लास, जो कि अदालती कार्यवाही करने वाले जज होते हैं। ठीक है। चलो। सेक्शन 11 विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट। ठीक है। सब सेक्शन 1 सब सेक्शन 2 लिखेंगे, तो सिर्फ दो ही सब सेक्शन। ठीक है। मैं कहा था ये पढ़ा दिया क्या, नहीं पढ़ा भाई। यदि केंद्र या राज्य सरकार द्वारा ऐसा करने का अनुरोध किया जाए तो उच्च न्यायालय सरकार के अधीन किसी पद पर आसीन रह चुके व्यक्ति को किसी विशेष मामलों या विशेष प्रकार के मामलों के संबंध में किसी स्थानीय क्षेत्र में प्रथम श्रेणी या द्वितीय श्रेणी में न्यायिक मजिस्ट्रेट को इस संहिता द्वारा इसके अतिरिक्त प्रदत्त या प्रदत्त की जा सकने वाली सभी या कोई शक्ति प्रदान कर सकती, बशर्ते कि किसी व्यक्ति को ऐसी कोई शक्ति प्रदान नहीं की जाएगी जब तक कि उनके पास कानून मालूम संबंध ऐसी योग्यता अनुभव ना हो जैसा कि उच्च न्यायालय नियमों द्वारा निर्दिष्ट कर सकता है। ठीक है, क्या कर सकता है, निर्दिष्ट कर सकता।
चलिए बच्चे, सब सेक्शन 2 क्या करा, ऐसे मजिस्ट्रेटों को विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट कहा जाएगा और उन्हें एक बार में 1 वर्ष से अधिक अवधि के लिए नियुक्त किया जाएगा, जैसे कि उच्च न्यायालय समान विशेष आदेश द्वारा निर्देश कर सकता है। अरे बच्चे समझे बच्चों, मेरे प्यारे बच्चों, देखेंगे समझ जाएगा। चलो ठीक है, स्पेशल जुडिशियल मजिस्ट्रेट याद रखिएगा। तो याद रखिएगा, जो गवर्नमेंट रिक्वेस्ट करेगी कि हाई कोर्ट पावर्स देगा, मान लो कोई सरकारी अधिकारी भी स्पेशल जुडिशियल मजिस्ट्रेट बन सकता है। कौन रिक्वेस्ट कर रही है? तो गवर्नमेंट कर रही है कि जो आप इन्हें पावर दीजिए। और सेक्शन 11 सब सेक्शन 1 क्या कह रहा है कि कोई सरकारी अधिकारी भी स्पेशल जुडिशियल मजिस्ट्रेट बन सकता है, लेकिन उसके पास लीगल क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस का अनुभव होना जरूरी है। ये किसमें बोला गया है आपका? तो सेक्शन 11 के सब सेक्शन 1 में बोला गया है कि एक सरकारी अधिकारी भी, मतलब जो गवर्नमेंट, जो राज्य सरकार के अधीन है, राज्य सरकार का जो कह सकते हैं कि कर्मचारी है, वह भी एक क्या बन सकता है? तो मजिस्ट्रेट बन सकता है, याद रखिएगा। लेकिन कैसे? स्पेशल जुडिशियल मजिस्ट्रेट। और कब बनेगा? जब राज्य सरकार रिक्वेस्ट करेगी किससे? हाई कोर्ट से। तब तब हाई कोर्ट पावर देगी किसे? आपका, तो उससे पावर देगी। ठीक है, ये अब सब सेक्शन 2 क्या कह रहा है आपका कि स्पेशल जुडिशियल मजिस्ट्रेट की नियुक्ति क्या रहेगी? अस्थायी रहेगी, मतलब संविदा पर रहेगी। ठीक है, परमानेंट नहीं रहेगी। और इसका जो अधिकतम कार्यकाल की अधिकतम जो वैलिडिटी कब तक रहेगी आपकी? 1 वर्ष रहेगी। और 1 वर्ष में ऐसा नहीं कि उसे एक्सटेंड कर दिया जाए, सिर्फ एक बार में। और हाई कोर्ट अवधि तय करेगी कब तक रहेगा। बात समझ आई क्या? इतनी बात समझ आई क्या? ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई बच्चों? आना तो चाहिए मेरे प्यारे बच्चों यार। चलो, और अच्छे समझाते हैं, देखिए। देखिए, इस धारा का जो आपका मतलब धारा 11 का मकसद क्या है आपका? तो अदालतों का जो बोझ है उसे कम करना और कुछ खास मामलों को जल्दी निपटाना। ठीक है, इसलिए यह पद हर किसी के लिए नहीं है, याद रखिए। यह उन लोगों को दिया जाता है जो सरकारी अधिकारी हैं, यह रह चुके हैं, जैसे रिटायर्ड ऑफिसर। लेकिन शर्त यह है कि उन्हें कानून का अच्छा ज्ञान होना चाहिए, एक्सपीरियंस होना चाहिए। तय कौन करेगा? तो हाई कोर्ट तय करेगी। अब काम क्या होता है? तो इन्हें समान जजों की तरह हर तरह केस नहीं दिए जाते हैं। जैसे नॉर्मल जज सुनते हैं ना, उन्हें केस नहीं दिए।
केवल विशिष्ट मामलों में, मतलब जैसे रेलवे के मामले, ट्रैफिक के मामले, नगर नगर पालिकाओं से जुड़े जो अपराध हैं उनको सुलझाने के लिए नियुक्त किया जाता है। ठीक है, जो स्पेशल जो आपके जुडिशियल मजिस्ट्रेट होते हैं इन्हें लायक हो जाता है, तो इन्हें लाया जाता है जो इनके जो सरकारी काम में जो अटके हुए हैं। जैसे आपको पता है रेलवे में चोरी होती है, बहुत सारी चीज होती हैं, ट्रैफिक में चालान वाला कुछ हो गलत हो जाता है, नगर पालिका में बहुत सारी शिकायतें होती हैं, ये सब सुलझ नहीं पाता है। सरकार रिक्वेस्ट करती है कि इन्हें स्पेशल पावर देकर हम अपने सरकारी कर्मचारी को बैठा रहे हैं कि आप क्या करेंगे, न्याय जल्द दिलवा देंगे और इन्हें कोई और केस मत दीजिए, आप केवल यही केस दीजिए। ठीक है, लेकिन हाँ, यहाँ पर कौन रिक्वेस्ट कर रहा है? सरकार। तो क्या करेगी? तो याद रखिएगा, जब हाई कोर्ट किसी सरकारी कर्मचारी को स्पेशल जुडिशियल मजिस्ट्रेट पावर देती है तो जो बैठ रहा था मत समझिए को परमानेंट हो गया। ये परमानेंट नौकरी नहीं है, इनकी नियुक्ति केवल 1 साल के लिए होती है। अगर जरूरत पड़े तो हाई कोर्ट इसे आगे बढ़ा सकता है, लेकिन एक बार में है 1 साल से ज्यादा नहीं होगी। ठीक है ना? ठीक, क्लियर। अब यहाँ अनुरोध कौन करता है, रिक्वेस्ट कौन करती है? सरकार करती है। और नियुक्ति कौन करता है? हाई कोर्ट करती है। और इसकी वैलिडिटी कब तक रहती है आपकी? तो 1 साल तक होती है। ठीक है, अब पावर किस प्रकार के दिए जाते हैं? तो प्रथम या द्वितीय श्रेणी के मजिस्ट्रेट के बराबर पावर हो सौंपी जाती है। देखिए कुछ जो सौंपे गए मामलों को देख सकते हैं, याद रखिएगा। बच्चों चल 11वीं खत्म। स्पेशल जुडिशियल मजिस्ट्रेट, सेक्शन 12 न्यायिक मजिस्ट्रेटों का स्थानीय क्षेत्राधिकार, सबसेक्शन 1, सबसेक्शन 2, सबसेक्शन 3 में 3 तक है। ठीक है, एडमिशन ईयर 2024 एप्लीकेशन टाइप रिन्यूअल, एप्लीकेशन टाइप रिन्यूअल। पेज बच्चों, देखो, तो उच्च न्यायालय के नियंत्रण के अधीन रहते हुए मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट समय समय उन क्षेत्रों की स्थानीय सीमाएं निर्धारित कर सकता है जिनके भीतर 9 और 11 के अंतर्गत नियुक्त मजिस्ट्रेट इस संहिता के अंतर्गत उनके अनुसार प्रदत्त सभी कोई भी शक्तियां प्रयोग कर सकता है, बशर्ते कि विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट न्यायालय उस स्थानीय क्षेत्र के भीतर किसी भी स्थान पर अपनी बैठक आयोजित कर सकता है जिसके लिए वह स्थापित किया गया। सबसेक्शन 2 जब तक कि परिभाषा में अन्यथा प्रावधान न हो ऐसे प्रत्येक मजिस्ट्रेट का क्षेत्र और शक्तियां पूरे जिले में विस्तारित होंगी। सबसेक्शन 3 9 11
के तहत नियुक्त मजिस्ट्रेट का स्थानीय क्षेत्र अधिकार उस जिले से आगे के क्षेत्र तक विस्तारित होता है जिसमें वह समानता है न्यायालय लगाता है। वह इस संहिता में सत्र न्यायालय के मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट किसी भी संदर्भ को मजिस्ट्रेट के संबंध में उसके स्थानीय क्षेत्राधिकार में पूरे क्षेत्र जब तक संदर्भ अन्यथा उपेक्षित न हो उस उक्त जिले के संबंध में क्षेत्राधिकार का उपयोग करने वाले सत्र न्यायालय या मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट से समझा जाएगा। ठीक है ना। समझेंगे। देखिए सब सेक्शन 1 क्या कहना चाहता है समझिएगा। तो सीजीएम है चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट, तय करेगा कि कौन सा मजिस्ट्रेट किस क्षेत्र में काम करेगा। और जो स्पेशल जीएम है जुडिशियल मजिस्ट्रेट अपने निर्धारित क्षेत्र में ही कहीं कहीं भी बैठ सकता है क्योंकि उसका काम क्या है स्पेशल केस सुनना, क्योंकि उसे लाया गया स्पेशल केस के लिए। ठीक है, लेकिन याद रखिएगा हाई कोर्ट का नियंत्रण सर्वोपरि रहेगा दोनों पर ही, सीजीएम पर और स्पेशल जीएम पर। ठीक है, ये कौन बोल रहा है सब सेक्शन 1 बोल रहा है। ठीक है, सब सेक्शन 2 क्या बोल रहा है कि जो नॉर्मल रूल्स हैं मजिस्ट्रेट की पावर पूरे जिलों में लागू होंगी। ठीक है, लेकिन यदि सीजीएम ने क्षेत्र सीमित कर दिया है तो वही सीमा लागू होगी। ठीक है, आपको पता होना चाहिए कि चाहे मजिस्ट्रेट है उसकी जो पूरे जिले में लागू होगी, लेकिन अगर जो सीजीएम है उसने बोला नहीं तुम्हारी पावर पूरे जिले में नहीं, तुम्हारे इस एरिया में तुम्हारी पावर चलेगी बस, तो वहीं तक लागू होगी। ये सब सेक्शन 2 कह रहा है। सब सेक्शन 3 क्या कह रहा है, यदि मजिस्ट्रेट का क्षेत्र 2 जिलों तक फैला हो तो संबंधित जिले का जो सेशन कोर्ट या कि सीजीएम माना जाएगा। ठीक है, ठीक। चलो याद रखिएगा एक जिले मतलब ये फिर से समझा रहा हूं, याद रखिएगा सब सेक्शन 1 को। ठीक है, एक जिले में कई मजिस्ट्रेट होते हैं, पता है एक जिले में कई मजिस्ट्रेट होते हैं। सीजीएम यह तय करता है कि किस मजिस्ट्रेट के पास कौन सा इलाका होगा, कौन सा एरिया होगा। उदाहरण के लिए समझिएगा, एग्जांपल मजिस्ट्रेट ए के जो मजिस्ट्रेट ए है शहर के उत्तरी मतलब नॉर्थ हिस्से का केस देखेंगे और मजिस्ट्रेट बी साउथ दक्षिण हिस्से के हिस्से देखिए। यह व्यवस्था इसलिए की जाती है ताकि आम जनता को पता हो कि किस कोर्ट में जाना है। ठीक है, अब मान लो अगर सीमा तय नहीं होगी तो अगर सीजीएम ने विशेष रूप से यह नहीं बताया कि किस मजिस्ट्रेट का कितना इलाका, तो तकनीकी रूप से उस मजिस्ट्रेट के पास पूरे जिले की मामलों की जो सुनने की शक्ति हो जाएगी, शक्ति होती है। अगर कौन हस्तक्षेप ना करे तो सीजीएम ना करे, तो ऐसे पूरे जिले के जितने केस सब सुनेगा तो। ठीक है, और यहां पर सब सेक्शन 3 जो स्पेशल मजिस्ट्रेट जीएम है के लिए क्या छूट है, तो जैसा हमने पढ़ा है कि विशेष मजिस्ट्रेट मतलब स्पेशल मजिस्ट्रेट किसी खास मकसद के लिए होते हैं, उन्हें यह छूट है कि वे अपने जो भी तय इलाका उनका किसी भी जगह या किसी सरकारी बिल्डिंग या कैंप में अपनी अदालत लगा सकते हैं। क्या कर सकते हैं, अपनी अदालत लगा सकते हैं।
ठीक है। एक लास्ट और देख लीजिए इसका। ये यहाँ पास से देखिएगा। हम्म, समझिएगा। कभी कभी किसी मजिस्ट्रेट को जिले की सीमा से थोड़ा बाहर का काम भी दे दिया जाता है। ऐसे में वह मजिस्ट्रेट प्रशासनिक तौर पर अपने मुख्य जिले के सेशन जज और सीजीएम के प्रति क्या होगा, जवाबदेह, मतलब उसके अधीन रहेगा। ठीक है। ठीक है। देखो, सेक्शन 30, न्यायिक मजिस्ट्रेटों की अधीनता। 1 2, तो प्रत्येक मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट सत्र न्यायाधीश के अधीन होगा। प्रत्येक अन्य न्यायिक मजिस्ट्रेट सत्र न्यायाधीश समान नियंत्रण के अधीन रहते हुए न्यायिक मजिस्ट्रेट के अधीन होगा। सेकंड, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट समय समय पर इस संहिता के अनुरूप अपने अधीनस्थ न्यायिक मजिस्ट्रेटों के बीच कार्य के वितरण के संबंध में नियम बना सकता है और विशेष आदेश दे सकता है। ठीक है। विशेष क्या दे सकता है, आदेश दे सकता है। अगर मैं इसे शॉर्ट में समझाना चाहूं तो यहां समझ देखिए। तो सीजीएम सेशन जज के अधीन, बाकी सभी जुडिशियल मजिस्ट्रेट सीजीएम के अधीन सेशन जज का समान नियंत्रण पूरे जिले पर होता है। इस चीज क्या रखिएगा। और टू क्या बोल रहा है कि सीजीएम तय करेगा कि कौन सा मजिस्ट्रेट कौन सा केस देखेगा। ठीक है। चलो, नहीं समझ में आया, नहीं आया, समझिए फिर समझिए। देखो, कौन किसके ऊपर है, ये कौन बता रहा है आपको, तो सेक्शन 13 बता रहा है, सब सेक्शन 1 बता रहा है कौन किसके ऊपर है। सबसे ऊपर सेशन जज, ये जिले क्या होते हैं, न्यायिक बॉस कहलाते हैं। ठीक है। और बीच में कौन होते हैं, तो सीजीएम, ये जिले के सभी मजिस्ट्रेटों के मुखिया हैं, कप्तान हैं, लेकिन सत्र न्यायाधीश के नीचे आते हैं, सेशन जज के। अब नीचे कौन आ गया, तो अन्य जो न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम द्वितीय श्रेणी के, ये सभी सीधे तौर पर सीजीएम के अधीन काम करते हैं। ये आपके, तो सीजीएम के अधीन काम करते हैं। अब बात समझ आ गई। अब बात समझ आ गई, अब तो नहीं समझोगे, अब तो नहीं होगा कंफ्यूजन। अब मैनेजमेंट ऑफ वर्क, मतलब जिलों में, जिले में हजारों केस होते हैं, इसलिए यह धारा सीजीएम को यह शक्ति देता है कि वह तय करे कि कौन सा मजिस्ट्रेट चोरी केस देखेगा, कौन सा मजिस्ट्रेट चेक बाउंस का केस देखेगा, कौन सा मजिस्ट्रेट किस इलाके का केस सुनेगा, नॉर्थ का कि साउथ का। ठीक है। ये कौन बता रहा हमें, सेक्शन 13 बता रहा, कौन बता रहा आपका, तो सेक्शन 13। ठीक। हम्म, और देखना पड़ेगा, चलो देखो इसे लिखिए, 14 लिखिए।
कार्यकारी मजिस्ट्रेट, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट 1 2 3। तो प्रत्येक जिले में राज्य सरकार जितने चाहे उतने व्यक्तियों को कार्यकारी मजिस्ट्रेट नियुक्त कर सकती और उनमें से एक को जिला मजिस्ट्रेट नियुक्त करेगी। राज्य सरकार किसी कार्यकारी मजिस्ट्रेट को अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट नियुक्त कर सकती है और ऐसे मजिस्ट्रेट इस संहिता या उस धारा से अन्य कानून तहत जिला मजिस्ट्रेट की हैसियत प्राप्त होंगी, जैसा कि राज्य सरकार निर्देशित किया जाए। जब भी किसी जिला मजिस्ट्रेट का पद रिक्त हो जाता है, कोई अधिकारी अस्थायी रूप से जिले के कार्यकारी प्रशासन कार्यभार संभालता है, तो राज्य सरकार के आदेश आने तक वह अधिकारी इस संहिता द्वारा जिला मजिस्ट्रेट सौंपे गए अधिकार और कर्तव्य का प्रयोग करेगा। समझ में आया क्या? समझ में आया है? बताएं। देखो, यह धारा कि आपको समझना पड़ेगा कि भारत में आखिर प्रशासन चलता कैसा है, इसमें आपको समझ में आएगा। ठीक है, ये सबसे पहले सब सेक्शन 1। ठीक है, तो सब सेक्शन 1 क्या कह रहा है? जिला मजिस्ट्रेट मतलब डीएम, जिले का प्रशासनिक मुखिया। किसका? आपका तो जिले का प्रशासनिक मुखिया। क्या? हर जिले में एक डीएम, जिसे हम क्या कहते हैं, हर एक राज्य में होता है, जिसे हम कलेक्टर या डिप्टी कमिश्नर भी कहते हैं, आपको पता होगा। ठीक है, इस कानून के तहत उसे कार्यकारी मजिस्ट्रेट की शक्तियां दी जाती हैं। इसकी आपकी एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट की शक्तियां दी जाती हैं ताकि वह जिले में क्या कर सके, शांति बनाए रखे। अब सब सेक्शन 2 क्या कर रहा है आपका? कौन नियुक्त करता है? न्यायिक जज होते हैं, जुडिशियल जज होते हैं, जैसे सीजेएम, वो हाई कोर्ट नियुक्त करता है। लेकिन कार्यकारी मजिस्ट्रेटों को, तो कार्यकारी जो मजिस्ट्रेटों को डीएम, एडीएम, एसडीएम को राज्य सरकार नियुक्त करती है। सीजेएम को नियुक्त किया हाई कोर्ट ने, लेकिन जो कार्यकारी जो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट को नियुक्त किया डीएम, एडीएम, एसडीएम को, तो सेंट्रल सॉरी स्टेट गवर्नमेंट। ठीक, सब सेक्शन 3 क्या करा आपका? अपर जिला मजिस्ट्रेट मतलब एडीएम, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। तो डीएम की मदद के लिए, इसकी तो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट की मदद के लिए राज्य सरकार एडीएम की नियुक्ति करती है। इसके पास डीएम के बराबर ही शक्तियां होती हैं ताकि काम का बोझ आपस में बांट सके, ये बट सके। ठीक, अधिकार कर्तव्य सौंपे गए हैं, राज्य सरकार आने पर अधिकारी संहिता द्वारा जिला सौंपे से अधिकार कर्तव्य का प्रयोग करेगा। ठीक है, मान लो अगर अचानक डीएम का पद खाली हो जाए, मान लो उसका ट्रांसफर हो जाए या बीमार हो जाए, तो जो भी अधिकारी अस्थायी रूप से जिले का चार्ज लेता है वह ऑटोमेटिक ही सभी कानूनी शक्तियां मिल जाती हैं उसे, जो डीएम के पास होती हैं। ऐसा इसलिए ताकि जब भी कोई इमरजेंसी स्थिति में कोई भी जिले का काम ना रुके, मान लो कोई हड़ताल दंगा कर दे, तो किसके पास जाएंगे, कैसे 144 लागू करवाएंगे, ये सब चीजें। ठीक है, चलो सेक्शन 4, 5, 6। राज्य सरकार किसी उपमंडल प्रभार किसी कार्यकारी मजिस्ट्रेट को सौंप सकती है और आवश्यकता अनुसार उसे प्रभार से मुक्त कर सकती है, और इस प्रकार उपमंडल का प्रभार सौंपे गए मजिस्ट्रेट को उप मंडल मजिस्ट्रेट कहा जाता है। इसे याद रखिएगा। राज्य सरकार सामान्य या विशेष आदेश द्वारा या ऐसे नियंत्रण और निर्देशों के अधीन रहते हुए जिन्हें वह उचित समझे उपधारा 4 के अधीन अपनी शक्तियों को जिला मजिस्ट्रेट को प्रत्योजित कर सकती है। इस खंड में कोई भी बात राज्य सरकार किसी भी लागू कानून के तहत पुलिस आयुक्त कार्यकारी मजिस्ट्रेट की सभी या कोई शक्ति प्रदान करने से नहीं रोकेगी। ठीक है, इस सीआरपीसी धारा 20 से सामान्य रखिएगा।
देखो समझिए। देखो एसटीएम की नियुक्ति, अब एसटीएम कौन होता है याद रखिएगा, तो होता है आपका ये तहसील का, ये आपका तहसील का बॉस होता है। कौन, एसटीएम कौन होता है आपका, तो ये तहसील का होता है, ठीक है। पूरे जिले का मुखिया कौन होता है आपका, डीएम है। वैसे ही जिले के छोटे हिस्सों यानी जो सब डिविजन्स हैं उनका मैनेजमेंट करने के लिए एसटीएम नियुक्त किए जाते हैं। अब इनका काम क्या है एसटीएम का, तो जमीन से जुड़े विवाद सुलझाना, अपने इलाके में कानून व्यवस्था बनाए रखना, मजिस्ट्रेट के रूप में कोई भी शांति क्या करता है, दूर करता है कि फैलाने की कोशिश करता है उससे निपटना, ठीक है। अब आगे सब सेक्शन 5 क्या कह रही है, तो आमतौर पर एसटीएम की नियुक्ति राज्य सरकार करती है। कौन करती है, तो स्टेट गवर्नमेंट। लेकिन यह धारा कहती है कि सरकार यह शक्ति डीएम को भी दे सकती है, ठीक है। आप खुद तय कर लें कि किस अधिकारी को किस सब डिवीजन का चार्ज देना है, नहीं समझे। मतलब सरकार कहती है भैया हम किसी को नियुक्त नहीं कर रहे हैं, आप एक काम करो, आप किसी को एसटीएम नियुक्त कर दो ताकि चार्ज दे दो उसे आप, ठीक है। इसके पास पावर है डीएम को कि हाँ आपको पावर देते हैं कि आप अपने अनुसार, हो सकता है कि आप डीएम अपने किसी रिश्तेदार को, किसी चाहने वाले को नियुक्त कर दें, आप डीएम के पास सकती है ना, ठीक है। अब 6 में आइए, सबसे 6 में पुलिस कमिश्नर, तो ये वाला देखिए, जैसे बड़े शहर हैं, जैसे बड़े शहर कौन से आपके हैं, दिल्ली, मुंबई और उत्तर प्रदेश में अक्सर पुलिस कमिश्नर सिस्टम होता है। क्या होता है यहाँ पर, क्या होता है, पुलिस कमिश्नर सिस्टम होता है, ठीक है। वहां शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए लाठी चार्ज का आदेश देना या धारा 44 लगाना जैसे काम पुलिस कमिश्नर करने पड़ते हैं, जैसे करने पड़ते हैं पुलिस कमिश्नर को। अब जैसे हमारा भोपाल भी आपका क्या कमिश्नरेट हो गया, ठीक है। तो यह धारा सरकार को अधिकार देती है कि पुलिस कमिश्नर को भी एक कार्यकारी मजिस्ट्रेट, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट की शक्तियां दे सके ताकि उन्हें हर छोटे फैसले के लिए डीएम के पास न जाना पड़े, ठीक है। चल, और याद रखिए पुलिस कमिश्नर कहां होता है आपका, तो मेट्रो शहर में। एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट पावर, देखो 15 देखो, विशेष कार्यकारी मजिस्ट्रेट राज्य सरकार उचित समझे जाने वाले कार्यकाल के लिए कार्यवाहक मजिस्ट्रेट या पुलिस अधीक्षक के समकक्ष पद कम रैंक के किसी पुलिस अधिकारी को विशेष कार्यवाहक मजिस्ट्रेट में नियुक्त कर सकता है जो विशिष्ट क्षेत्रों में विशिष्ट कार्यों में निष्पादन के लिए नियुक्त किए जाएंगे, और ऐसे कार्यवाहक मजिस्ट्रेट को ये शक्तियां प्रदान कर सकती है कि इस संहिता के तहत कार्यवाहक मजिस्ट्रेटों को प्रदान की जा सकती है जैसा उचित समझे, ठीक है, समझिएगा। देखो इस धारा का जो मुख्य उद्देश्य सरकार को, हेलो, देखो कहा था यार मैं यार, यह धारा में क्या बताती है कि इसका मुख्य उद्देश्य क्या है, कि सरकार को संकट या विशेष आयोजनों के लिए समय पर मतलब एडिशनल पावर देना, ठीक है, जैसे किसे नियुक्त किया जा सकता है, ठीक है। मतलब आमतौर पर यह एक शक्ति क्या होती है जो प्रशासनिक अधिकारियों के पास होती है, लेकिन यहाँ सरकार आईपीएस, जो आईपीएस अधिकारियों, आईपीएस,
ठीक है, आई थिंक एसपी या उससे ऊपर की रैंक को भी मजिस्ट्रेट शक्तियां दे सकती है। क्यों नियुक्त किया जाता है? तो जब नॉर्मल तरीके से व्यवस्था से काम न चले तब इनका प्रयोग होता है। जैसे बड़े दंगे या तनाव, तो कानूनी व्यवस्था को तुरंत बहाल करने के लिए, ठीक है। चुनाव जब आते हैं तो पूरे जिले में सुरक्षा और शांति सुनिश्चित करने के लिए। और जैसे मान लो कि हमारे यहाँ बहुत बड़े बड़े मेले लगते हैं, जैसे मेले त्योहार होते हैं जहां लाखों भीड़ हो, जैसे कुंभ मेला, वहां, ठीक है। शक्तियां क्यों होती हैं? तो इन्हें वही शक्तियां मिलती हैं जो एक एसडीएम डीएम के पास होती हैं, जैसा कि भीड़ में आदेश देना, शांति बनाए रखने के लिए, ठीक है, और कुछ विशेष कानून के लिए, ठीक है। और याद रखिएगा इनकी जो नियुक्ति होती है ये परमानेंट नहीं होती है। इन्हें कह सकते कुछ महीने के लिए, ठीक है, जैसे 2 महीने 6 महीने के लिए नियुक्त किया जाता है। इश्यूज क्या रखिएगा, ठीक है। बस इसमें इतना ही है। सोलह कार्यपालिका मजिस्ट्रेटों का स्थानीय क्षेत्रीय अधिकार। राज्य सरकार के नियंत्रण के अधीन रहते हुए जिला मजिस्ट्रेट समय समय पर उन क्षेत्रों की स्थानीय सीमाएं निर्धारित कर सकते जिनके कार्यपालिका मजिस्ट्रेट इस संहिता के अधीन सभी किसी शक्ति का प्रयोग कर सकते हैं। दो, जब तक ऐसी परिभाषा में अन्यथा प्रावधान न हो ऐसे प्रत्येक मजिस्ट्रेट के अधिकार क्षेत्र और शक्तियां पूरे जिले में विस्तारित होंगी, ठीक है। चलो समझिएगा सही। देखिए सबसे उसने ऑन कर क्या करा, एक जिले में कई कार्यकारी मजिस्ट्रेट होते हैं, जैसे एसडीएम, तहसीलदार, नायब तहसीलदार, ठीक है। जिला मजिस्ट्रेट तो डीएम यह तय करता है कि कौन सा एसडीएम किस तहसील को संभालेगा और किस इलाके में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए जिम्मेदारी किस मजिस्ट्रेट की होगी, ठीक है। यदि सरकार या डीएम ने लिखित में यह नहीं बताया कि किस मजिस्ट्रेट की सीमा कहां खत्म होती है तो कानूनी रूप से वह मजिस्ट्रेट पूरे जिले में कहीं भी अपनी शक्तियों का प्रयोग कर सकता है। हालांकि कहा जाए तो बंटवारे के लिए सीमाएं हमेशा तय की जाती है कि आपकी यहां तक की आपकी सीमा रहेगी, आपको यहां तक संभालना पड़ेगा, ठीक है। मजिस्ट्रेट को भी शक्तियां जैसे धारा 144 लगाना, अवैध कब्जों को हटाना या कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए मिली हैं। वे केवल उसी तय सीमा के भीतर होंगी जो कि डीएम जो निर्धारित किया, आप इस साल से इतने समय तक क्या रहेंगे आप लोग तो रहेंगे। ठीक है बच्चों। सेक्शन 70 कार्यपालक मजिस्ट्रेट अधीनता। तो सबसेक्शन 1 सबसेक्शन 2, तो सभी कार्यकारी मजिस्ट्रेट जिला मजिस्ट्रेट के अधीन होंगे और प्रत्येक कार्यकारी मजिस्ट्रेट उप विभाग के मजिस्ट्रेट के अलावा जो किसी उप विभाग शक्तियों का प्रयोग करता हुआ है भी उप विभाग के मजिस्ट्रेट के अधीन होगा और जिला मजिस्ट्रेट के समान नियंत्रण के अधीन रहेगा। जिला मजिस्ट्रेट समय समय पर इस संहिता के अनुरूप अपने अधीनस्थ कार्यकारी मजिस्ट्रेटों के बीच कार्य वितरण और आवंटन के संबंध में नियम बना सकता और विशेष आदेश दे सकता है। क्या कर सकता है? विशेष आदेश दे सकता है, ठीक है। समझेगा। जैसा कि आपको पता है जिले का बॉस मैंने क्या बताया था आपको, जिले का बॉस कौन रहेगा आपका, तो डीएम रहेगा, जिला मजिस्ट्रेट कहते हैं। ये जिले का सबसे ऊपर होता है। जिले के सभी मजिस्ट्रेट एडीएम एसडीएम तहसीलदार नायब तहसीलदार उसे रिपोर्ट करते हैं। तहसीलदार का बॉस और तहसील का बॉस कौन है आपका, तहसील तहसील का बॉस कौन है आपका, एसडीएम है, ठीक है। कौन आपका एसडीएम है। तो याद रखिएगा एक सब डिवीजन के भीतर जो अन्य छोटे जो मजिस्ट्रेट होते हैं जैसे तहसीलदार नायब तहसीलदार होते हैं वे सभी एसडीएम के क्या क्या नीचे काम करते हैं, ठीक है। अब काम का बंटवारा मतलब
सबसेक्शन 2 क्या कह रहा है आपका, जैसा एक हेडमास्टर में आपको पता है एक हेडमास्टर होता है स्कूल में, तय करता है कि कौन सा टीचर कौन सी क्लास लेगा, वैसे डीएम तय करता है कि कौन सा मजिस्ट्रेट दंगों की स्थिति में ड्यूटी पर रहेगा, किसी सरकारी जमीन से अतिक्रमण हटाने का काम दिया जाएगा, किसी चुनावी ड्यूटी या कोई और जो प्रशासनिक काम होता है जिम्मेदारी कौन लेगा, ये कौन तय करता है, डीएम तय करता है। ठीक है, चलो मेरे बच्चों, प्यारे बच्चों, ऐसी चीज समझ में आ गई होगी। मजा आया क्या बच्चों मेरे, आ गया होगा। और हमारा यहाँ तो होता फिनिश होता है, आज की क्लास में हम फिनिश करेंगे। ठीक है, अब बताइए किसी कोई दिक्कत समस्या, अर्चना कोई दिक्कत समस्या तो नहीं है? कोई बात नहीं, आप पे मेरा पूरा कंप्लीट ही करना था। ठीक है, बताएं, समझ में आया? कोई दिक्कत समस्या तो नहीं है? बताएं। तो मेरे प्यारे बच्चों, तो जो भी एडीपीओ की तैयारी कर रहे हैं, चाहे सिविल जज की तैयारी करें, जो कोई किसी और भी लॉ की प्रिपरेशन करे, किसी भी एग्जाम की जो इसमें लॉ आता है, उसके लिए ये क्लास रामबाण होने वाली है। इसके लिए आपको चौहान अकेडमी एप्लीकेशन डाउनलोड करना पड़ेगा, वहां से आपको अलग अलग विभिन्न प्रकार के कोर्स दिख जाएंगे, जिसमें मैं एडीपीओ बैच आपको स्पेशल लाया हूँ, उसमें भी आप लोग जुड़ सकते हैं, सिविल जज में भी जुड़ सकते हैं, याद रखिएगा। ऐसी स्पेशल क्लास आपको कहाँ मिल जाएगी, स्पेशल क्लास आपको मिलेगी चौहान अकेडमी एप्लीकेशन पर। ठीक है, तो चौहान अकेडमी एप्लीकेशन डाउनलोड करिए और क्लास देखिए, कंटेंट देखिए, तभी ज्वाइन करिए, वरना मत करिए। लाखों सोर्सेस हैं, अब आपको चुनना है कि बेस्ट कौन सा है, कौन कितना अच्छी तरह बारीकी से आपको समझा पा रहा है। ठीक है,